तुम्हारा डाउट ये है कि अगर मैम कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है, या फिर एलिमेंट है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या फिर एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर है। सो यहाँ पे क्या होगा पता है बेटा, अगर माइनस साइन है तो वो डोनेट नहीं करेगा। अगर मतलब दोनों की कंपैरिजन करे तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो। लेकिन अगर वहां पे ऐसा है कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर माइनस साइन जो है वो आगे अपने चार्ज को ऐसे स्प्रेड कर सकता है रेजोनेंस में। क्लियर हुआ? अगर वहां पे प्रेजेंस है अनपेड इलेक्ट्रॉन की तो, और दूसरी सिचुएशन क्या होगी, अगर आपको ऐसे दिया है तो यहाँ पे ये और ऐसी है, तो यहाँ पे अपने आप से हमको सोचना है कि अरे नाइट्रोजन के पास तो 3 बॉन्ड बनते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहने चाहिए। अगर यहाँ पे इसकी जगह पे ये नहीं होता, इसकी जगह पे ऐसे होता ना बी एच, तो ये रेजोनेंस नहीं देता, लेकिन ये दे सकता है ड्यू टू दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? और क्या पूछा है? साइन की वजह से तो कभी डबल बॉन्ड की। अरे इसमें सब 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 जाता है। देखो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड वाला फिर ऊपर जाएगा ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज लगेगा ना। फिर फर्दर अगर ये यहाँ शिफ्ट हुआ, समझो अच्छे से समझाती हूँ दूसरे पेज पे। दूसरा तो पेज ही नहीं आ सकता। यस, यहाँ पे जा पाएंगे हम। देखो और यहाँ पे है H, समझना है, समझना। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, अब इसकी वजह से सिचुएशन क्या होगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो अब ये ऐसे बनेगा ना कुछ, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइन, और ये ऐसे का ऐसा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज भी शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन की पेयर भी शिफ्ट हुई और बॉन्ड भी शिफ्ट हुए। हेलो बेटा, हाय जेठी, हाय सृष्टि, भार्गव, समझ में आया बेटा? किसका था ये क्वेश्चन? आई गेस प्राची का ही था। प्राची समझ आया? तो सारी ही चीजें शिफ्ट हो सकती है रेजोनेंस के अंदर, बॉन्ड भी शिफ्ट हो सकते हैं, चार्ज भी शिफ्ट हो सकता है। जो शिफ्ट हो सकता है उसको शिफ्ट करके देखना है कि रेजोनेंस होगा कि नहीं, होगा तो मार्क करना, नहीं होगा तो नहीं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक भाई हाँ ये यहाँ से डबल बॉन्ड की और ही जाएगा। जैसे ये है C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, यहाँ पे पेयर नहीं दिखाई होगी लेकिन हम देखेंगे। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा, हाइड्रोजन यहाँ, तो इसकी वजह से मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे ही रहेगा, हाइड्रोजन नहीं जाएगा नॉर्मल सिचुएशन में, आफ्टर रेजोनेंस जा सकता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है पहले तो ये पेयर नहीं, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ ना, तो इस बॉन्ड में इसका और इसका कंट्रीब्यूशन था ऐसे। अब CH3, अब हुआ क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ, और यहाँ पे तो CH3 था ही। अब ये तो अनस्टेबल है ना, कार्बन की तो 4 वैलेंसी हो गई, वापिस ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसी साइड तुम शो करो, सेम चीज तुम यहाँ पे इस साइड भी शो कर सकते हो।
समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर? ओके अब है ना एक छोटी सी चीज है, वो जो हमारे एरोमेटिक वाले थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अगर ऑफलाइन जब आएंगे तब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टीचमेंट नहीं है और फाइल थोड़ा ऐसे समझ सकते हो ना तुम लोग, गायब हो गया है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ वही था ना, एसिड सॉरी एरोमेटिसिटी, उसमें से हमने नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को साइड में रख लिया था। हमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में से सेपरेट करना था, ट्राई करना है, यहाँ पे होगा पिछले वीडियो के अंदर, और जो ना आए वो पूछ लेना, ये भी कर सकते हो, और जब ऑफलाइन आएंगे तब हम वापस से एक बार देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए पढ़ते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। आज दो टॉपिक कवर करने की ट्राई करेंगे, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ और दूसरा आइसोमेरिज्म। फटाफट से समझते, जहां पे ना समझ आए वहां पे डाउट पूछ लेना, ठीक है। सी बेटा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, कोई भी कंपाउंड दिए गए होंगे उसकी सीरीज ABCD 4 कंपाउंड दिए, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, अब ये नॉर्मली हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने ही पढ़ाया था, पर फिर भी वापस उसको याद करते हैं। नॉर्मली एसिड डोनेट H+ और बेस एक्सेप्ट H+, ये था कि नॉर्मल जो है वहां पे ऐसे सिचुएशन में, मैम ऑर्गेनिक में आप कहाँ तक लोगे टेस्ट में? बेटा रेजोनेंस तक, वापस वही क्वेश्चन है, रेजोनेंस तक, ठीक है। सो एसिड कुछ ऐसी चीज जो अपने से H+ रिलीज करेंगे, बेस H+ एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे Ha इज एसिड क्योंकि इसने H+ डोनेट किया, और A नेगेटिव बेस क्योंकि वो फर्दर H+ एक्सेप्ट कर पाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर कॉन्जुगेटेड बेस, स्ट्रॉन्गर बेस वीकर कॉन्जुगेटेड एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा बेटा दैट विल बी वीक, और स्ट्रॉन्ग बेस से जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा दैट विल बी ऑल्सो वीक एसिड। नाउ समझो बेटा, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, याद है ना सबको? सारी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ाए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है एटलीस्ट एक बार तो अच्छे से क्लियर हुआ ही होगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू Bronsted and Lowry, acid is a substance that donate H+ और base is the substance that accept H+. But फिर क्या हुआ बेटा, जैसे ये एसिड है, ये बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड एसिड, बट जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिखी है कि AH+B से बनेगा A- पर प्लस BH+, और यहाँ पे every acid has a conjugated base and every base has a conjugated acid, and already we have learned term of conjugated acid and conjugated base. Now, लुइस की डेफिनेशन क्या थी बेटा? एसिड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, एसिड ऐसा जो H+ को डोनेट और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। चलो पढ़ाई पे फोकस करो। एसिड कुछ ऐसा कि जो H+ को डोनेट करे और इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट करे, और लुइस बेस के अंदर क्या होगा? ये होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कि वो H+ को एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है BF3 + CH3 2 O, यानी कि ये क्या है बेटा? ये है मिथोक्सी मिथेन। ये स्ट्रक्चर देखो तुम, CH3O CH3, ठीक है। नाउ BF3 क्या है बेटा? लुइस एसिड, कॉज इट इज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, और डाई मिथाइल ईथर, इट इज द कॉमन नेम ऑफ दैट सब्सटेंस, लुइस बेस लोन पेयर डोनर, यानी कि ये क्या करेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास होगी ना, ऐसे होंगे कि नहीं, तो ये क्या करेगा? ये पेयर को डोनेट करेगा।
नाउ कॉमन लुईस एसिड, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयर की वैकेंसी है, देखो BF3, बोरोन 1 2 3, फ्लोरीन 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई ना, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लुईस एसिड। फिर BH3, फिर AlCl3, इट इज AlCl3, इट इज FeCl3, इट इज SbF5, Ag प्लस, जिंक प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे बेटा, कॉमन लुईस एसिड। ठीक है, अब समझते हैं आगे कॉमन लुईस बेस। यहाँ पे समझो बेटा NH3 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, H2O इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर, ROH इलेक्ट्रॉन के पेयर, ईथर सारे के सारे RO R डैश, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयर, अमाइंस R NH2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, सल्फाइड्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, ये सारे के सारे अंदर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉमन लुईस बेसिस। ये आवाज ओके 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 बेटा, क्लियर हो रहा है, बताओ मुझे, कैन आई, ओके। सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एसिडिटी, अब समझना है क्योंकि हमने ऑलरेडी समझ लिया है, सर ये जरा डिलीट कर दो ना। अब हमें समझना है, यहाँ पे हमें ये चीजें तो पता थी ऑलरेडी कि किसे एसिड बोलते, किसे बेस बोलते। सबसे पहले आर्हेनियस आया, फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी आया, फिर लुईस एसिड, लुईस बेस कॉन्सेप्ट आया, फिर कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस, यहाँ तक। अब समझो बेटा, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एसिडिटी, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, one is polar, second is organic which will be non polar, clear। जहां पे आयनिक बॉन्ड होगा दैट विल बी पोलर, और जहां पे नॉन आयनिक यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा दैट विल बी नॉन पोलर यानी ऑर्गेनिक। सो यहाँ पे इट स्टेबलाइज आयन, इट प्रमोट एसिड डिसोसिएशन एंड इंक्रीज एसिडिटी। Non-polar solvent में like CCl4 does not stabilize ion and suppress ion formation and decrease the acidity, यानी कि solvent पे भी इफेक्ट कर डिपेंड करता है। अगर कोई भी तुमको पोलर सॉल्वेंट दिया है, वाटर दिया है, NaCl दिया है, या मतलब तुम लोग सोचो कि जहां पे आयंस बन रहे हैं वो सारे दिए हैं, ठीक है, HCl दिया है, तो ये पोलर हो जाएंगे, इनका नेचर कैसा होगा, पोलर होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एसिडिटी बढ़ती जाएगी, और जहां नॉन पोलर है वहां पे एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, देयर आर 4 मेजर फैक्टर्स। फैक्टर 1, एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज सेम रोटेंट, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोल स्टेबिलिटी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, उसकी उतनी En की वैल्यू ज्यादा, उसका उतना क्या हो जाएगा, सॉरी स्टेबिलिटी ना, हाँ स्टेबिलिटी ज्यादा। ओके, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबिलाइज चार्ज बेटर। क्यों, क्या होगा बेटा, नेगेटिव जितना है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इतना मतलब उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा, और उसकी वजह से जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी की, अरे भाई कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो, मैं उसको छीन के अपने पास लेके आऊंगा, यानी कि वहां पे उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी उतनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। एंड एसिड बिकम स्ट्रोंगर, ठीक है। तो अब तुमको अगर बोला है HF, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या आएगा, यहां पे
एसिडिक ग्रेटर देन लगेगा कि लेस देन लगेगा, बताओ मुझे। ग्रेटर देन लगेगा कि लेस देन लगेगा? जितना ज्यादा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, उतना ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे तुमको 4 दिए हैं और यहाँ जो ये खाली जगह है वहां पे हम लगाएंगे ग्रेटर देन और लेस देन। तो क्या लगेगा? ग्रेटर देन। वेरी गुड शीतल, सिर्फ एक ही बच्ची ने आंसर दिया। वेरी गुड प्रतीक्षा। ये किधर गया? ये ऑलवेज जो आंसर ज्यादा देता रहता है, आदित्य। ग्रेटर देन लगेगा। सो क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऐसे हम अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो मल्टीपल चीजें देखनी रहेगी वैसे तो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के अंदर, बट उसमें से एक स्ट्रेंथ हमने पढ़ी, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि हाँ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो हम चेक करेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते कलर चेंज करते। भाई भूतिया कलर ले लिया था, स्मॉल टिप पे ले लेते हैं। ये वाला कलर सही है थोड़ा। के एग्जाम्पल है बेटा HFH2O NH3। क्यों? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। समझ में आया? सेम कॉलम ट्रेंड IBrClF। तो कॉलम ट्रेंड के अंदर, अरे सॉरी, हाँ सॉरी, ये जो ट्रेंड था ये वाला थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बता दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं, इसको हम बेसिक लिख देते हैं क्योंकि ये कॉलम ट्रेंड है। दैट वाज फॉर पीरियड ट्रेंड बोल सकते हैं, सॉरी फॉर दैट वाज फॉर पीरियड ट्रेंड की जहां पे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, मतलब एक ही पीरियड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वहां पे। अब कॉलम ट्रेंड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे साइज जो है वो कंट्रीब्यूट कर जाएगा, यानी कि दो चीजें हुई। यहाँ पे अगर सेम पीरियड का कोई एलिमेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम करेगा, और अगर पीरियड ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर वहां पे साइज इफेक्ट करेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या करेगा, साइज इफेक्ट करेगा। तो अब मुझे बताओ, मल्टीपल बता रही हूं मैं तुम लोगों को, 1 और 2, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, सेलोरियम -2, टेलोरियम -2, और एक है तुम्हारे पास NH3, फिर BH3 नहीं, हाँ ऐसे तो बना लेगा। फिर और कौन सा दे, बस इसमें ही बता दो, इसमें ही बता दो। दो ट्रेंड कौन से, अगर सेम पीरियड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, दूसरा कौन सा अगर पीरियड अलग अलग है तो वहां पे साइज देखेंगे। मैम पहले में ग्रेटर 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 ना, ऑक्सीजन सल्फर सल्फर, बेटा ये वाला जो है यहाँ पे साइज डोमिनेंट कर जाएगा। ये वाला जो है क्योंकि सेम पीरियड का है तो यहाँ पे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कर जाएगी। वहां पे मैंने बोला ना कि वहां पे थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया। वापस से समझो बेटा, वापस से समझो। वो पहली चीज, फॉर सिमिलर पीरियड, अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिया है, सिमिलर पीरियड का कोई एलिमेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर सेम पीरियड कौन डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा फॉर डिफरेंट
पीरियड साइज डोमिनेट करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये सेम पीरियड का है, उससे पहले समझो पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें जो ऐसे आड़ी लाइन होती है, आड़ी लाइन, उसको बोलते हैं पीरियड। और ये जो होता है ऐसे लाइंस, इसको बोला जाता है ग्रुप। पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स है। तो पहले के अंदर, क्योंकि ये सेम पीरियड का नहीं है, ये सेम ग्रुप के है, समझ में आ रहा है, सेम ग्रुप के है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी जितनी साइज बढ़ी उसका उतना एसिडिटी बढ़ेगा। तो इस वजह से साइज इसकी बढ़ जाएगी। और इन दोनों में दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट रहेगा। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, दूसरे में नहीं देख, आखिर क्यों ये लेस देन होता है ना, ये लेस देन होता है, लेस देन थोड़ी आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में से किसकी, इसकी ज्यादा, तो इस वजह से यहाँ पे ये आएगा। समझ आया, कहाँ गया नैतिक, समझ आया बेटा? Now you will understand why organic chemistry is difficult. क्लियर हुआ? दो कॉन्सेप्ट पढ़े अभी तक हमने। सेम पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगा, पीरियड डिफर कर जाएगा, साइज, हाँ, तो वहां पे साइज डोमिनेट करेगा। अब पीरियड में ऊपर से नीचे जाते जाते साइज, सॉरी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते जाते साइज बढ़ेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एटॉमिक मास बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। हाँ बेटा, एसिडिक का क्लियर हो रहा है? हम एसिड अच्छे से डोनेट कर सकते हैं, तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हुई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हुई जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो। देखो यहाँ पे ऐसा है कि तुमने क्या बोला मैम, एसिड अच्छे से डोनर कर सकता है, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो HCl है, अब ये क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उतना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। ग्रुप और पीरियड वाले साथ में आ गए, तो और कॉन्सेप्ट है वो एंड में डिस्कस करते हैं कि साथ में आया तो क्या करेंगे, थोड़ा ये समझ लो, है ना? नैतिक समझ में आया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो, नहीं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा तो वो थोड़ी इजीली उसको वहां से डोनेट कर पाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डोनेट करेगा ना, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस हो गई। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, वो लेके भागने की फिरात में रहेगा। अगर N जुड़ा होगा तो H के साथ उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो मतलब H डोनेट नहीं कर पाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बेटा, ये N के साथ H जुड़ा है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, कौन सा वीक है, कि अब यहाँ पे ये क्या है, ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कोवेलेंट से कम होती है। समझ में आ रहा है? आयनिक की बॉन्ड स्ट्रेंथ कोवेलेंट से कम रहती है, तो आयन में तो फटाफट से वो H प्लस और NH2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ बेटा? अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो वो वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा ऐसे, हाँ, स्ट्रेंथ की कंपेयर में ऐसे हो सकता है, और अगर बी जुड़ा हो तो वो कंपेरेटिवली अच्छे से, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, पर वो वहां पे बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, तो वो कौन सा ब्रेक करेगा बेटा, वो अगर वहां से बॉन्ड ब्रेक होता भी है ना, तो वो कौन सी पॉसिबिलिटी है, फ्री रेडिकल वाली पॉसिबिलिटी हो जाती है फिर, या तो पार्शियली जुड़े रहेंगे, क्योंकि
कंपेरेटिवली बी और एन की कंपेयर करें तो एन के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन की पेयर को खींच लेने की। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ बेटा? वो ऐसे देखो ना, यहाँ पे भी दिया है, कहाँ दिया है? ये वाला नहीं दिया है, 1 मिनट, रूल 2 आ गया। HI HBr HCl HF, ये वाला, रुको, larger the atom charge more decrease more stable, साइज वाला हुआ ना वहां पे, और सेम पीरियड के लिए। ये देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, स्टेबी और बी जुड़ा होगा तो वो कंपेरेटिवली नहीं। बच्चा ऐसा नहीं है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। जहां जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, वहां वो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और यही रीजन है कि दो कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन की कंपेयर में कार्बन हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जितना ज्यादा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ आया? बताओ मुझे, क्या क्लियर हुआ? बोलो। या फिर कहीं डाउट है तो वो बोलो। मैम आई से ज्यादा नेगेटिव एफ होता है तो HIHF क्यों हुआ? एग्जाम्पल बेटा, ये साइज मैटर कर जाएगा वहां पे, साइज मैटर करेगा। एक पीरियड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ट्रेंड है। ये दो रूल है या फिर दो तुमको एक्सेप्शन याद रखने, चीजें याद रखनी है, जहां पे ये पहला कौन सा है बेटा? पहला ये है सेम रो यानी सेम पीरियड ट्रेंड, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोल स्टेबिलिटी, यानी कि स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी कौन कंट्रोल करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन वो दूसरा है जहां पे तुम्हें क्या समझना है? जहां पे समझना है सेम कॉलम ट्रेंड। जब सेम कॉलम होगा तो वहां पे साइज जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा। हम बॉन्ड ब्रेकिंग कंपैरेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक करेंगे। हाँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा वो इजीली इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, यानी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक को पॉजिटिव मिल जाएगा। और जो तुम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो ना, वहां पे क्या हो रहा है बेटा? वहां पे हम एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चीजें करते, तो वहां पे ये अलग है थोड़ा सा। क्लियर हुआ? बताओ मुझे, बोलो बोलो बोलो, क्या तुम्हें चीजें क्लियर हो रही है? या तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रूल बोल सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए रूल है, और उन रूल्स के हिसाब से अगर कोई सेम पीरियड से आता है तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनेट कर जाएगा, और हाँ, क्योंकि वो पीरियड से है ना, सॉरी ग्रुप से है ना, कब से तो बोल रही हूँ, सेम पीरियड के लिए चीज अलग है, सेम ग्रुप के लिए वो ट्रेंड अलग है। वापस से समझ बेटा, फैक्टर 1, एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज सेम रो ट्रेंड। सेम रो अगर सेम पीरियड है तो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंट्रोल स्टेबिलिटी, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबिलाइज चार्ज बेटर, यानी कि वो चार्ज को वहां से छीन लेगा और एसिड बिकम स्ट्रॉन्गर, और ऐसी सिचुएशन में वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब समझो, ये HCl और NH3 तो और H2O, तो इसमें कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? बताओ मुझे। ये वाला स्ट्रॉन्ग हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ये होगा और ये तो बेसिक बन जाएगा। हमने पढ़ा ही है, अमोनिया इज बेसिक, H2O न्यूट्रल में आ जाएगा, ये एसिड। समझ आए? सेम पीरियड है, सेम पीरियड, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर जाएगा। और अगर सेम ग्रुप दिया है बेटा, सेम ग्रुप है,
सेम ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, तो वहां पे साइज मैटर करेगा, जितना जिसका साइज बड़ा उतना, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे क्या होता जाएगा यहाँ पे वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और वहां पे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। क्लियर हुआ नैतिक? अरे बोल भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? हुआ ना? पहला फैक्टर क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डोमिनेंस हो जाएगा, और सेम ग्रुप तो साइज का डोमिनेंस। अब उसके आफ्टर सेकेंड, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन इंक्रीज एसिडिटी, जितनी जिस जहां पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, उतना वो ज्यादा एसिड। रीजन क्या बेटा, डीलोकलाइज चार्ज इज मोर स्टेबल देन लोकलाइज चार्ज। और एग्जांपल है कार्बोक्सिलेट आयन, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस शेड ओवर टू ऑक्सीजन एटम, कभी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, चार्ज इधर आ जाएगा, अरे चार्ज इधर आ जाएगा, कभी यहां से ये हट जाएगा और यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ये तो ये रेजोनेंस होता जाएगा, मतलब यहां से यहां से यहां बॉन्ड जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे। नेगेटिव चार्ज इज शेड ओवर टू ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो तीसरा रूल क्या याद रखना है, जितना ज्यादा रेजोनेंस पॉसिबल उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। पहला कौन सा, पीरियड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेंट, दूसरा कौन सा, ग्रुप के लिए साइज डोमिनेंट, तीसरा कौन सा बेटा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वो डोमिनेंट हो जाएगा। नाउ सी, यहाँ पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर फिनॉल और फिर एल्कोहल। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो यहाँ पे pKa की वैल्यू यहाँ पे 4 to 5 है। pKa क्या है, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka, किधर पढ़ा ये, इक्विलिब्रियम में। उसके आफ्टर फिनॉल जो है उसके वो लाइक वीक हो जाएगा, 10 है इसके pKa की वैल्यू, और एल्कोहल की वैल्यू है 16, मतलब स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, 7 के आसपास नजदीक होगा। नाउ तीन चीजें पढ़ी, नाउ फोर्थ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, CN, COOH, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, क्योंकि वो कहीं से भी विड्रॉ करके लेके आएंगे। एंड दिस स्टेबलाइज द कॉन्जुगेटेड बेस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ा है तो एसिडिटी इंक्रीज होगा। ये कहाँ पे लगेगा, जब ग्रुप और पीरियड कुछ कुछ सेम नहीं है, ना सेम ग्रुप है ना सेम पीरियड है, कोई दूसरे से लिया है कोई तीसरे से लिया है, ऐसे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ऐसे ही आता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े होंगे वैसे हमारी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे Ca3 COOH, फिर इधर Cl है, इधर F है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, इस वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा। और उसके आफ्टर है डिस्टेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विथ डिस्टेंस एंड क्लोजर EWG ग्रेटर एसिडिटी, यानी कि जितना ज्यादा नजदीक होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। उसके आफ्टर है हाइब्रिडाइजेशन, ये तो पढ़ा था, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज, हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज। अब तुमको दिया है इथेन, इथिन, इथाइन, तो तुम्हें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp सबसे ज्यादा एसिडिक, sp2 कम एसिडिक, और sp3 बेचारा बहुत कम एसिडिक, तो वही sp, sp2, sp3, मोर एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड ग्रेटर दी स्टेबिलिटी। और इस वजह से यहाँ पे जितना ज्यादा एस परसेंटेज उतना ज्यादा वो एसिडिक। उसके आफ्टर भी तो आता है ना एस, सॉरी DsP2, फिर ये sp3 वाले साथ में ही आता है,
4th चैप्टर में पढ़े होंगे, sp3d या dsp3, फिर d2sp3 या sp3d2, ये सारी हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे चेक करेंगे हम कि परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे है, जब तुमको क्या स्ट्रक्चर दिया होगा तब, और चेक कर लेंगे कि क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये क्या है sp3, ये क्या है sp2 और ये क्या है sp, तो इसकी एसिडिटी इस तरह से होगी। समझ आया? वापस से समझो, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए कौन कौन सी चीजें याद रखेंगे। सबके आगे अगर लगता है, अगर आपको सेम पीरियड के कंपाउंड दिए हैं तो क्या करोगे, वहां पे चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, अगर आपको सेम ग्रुप के कंपाउंड दिए हैं तो क्या चेक करोगे, साइज। जब इन दोनों में से कुछ नहीं दिया है तो तीसरा, साइक्लिक कंपाउंड है, क्या चेक करोगे, साइक्लिक नॉन एसाइक्लिक कोई भी है, क्या चेक करोगे वहां पे, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस भी नहीं है, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से अगर मैच हो रहा है चारों में से कोई एक, तो वहां पे लग ही रहा होगा और उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? देखो, एसिड स्ट्रेंथ के लिए बेटा, विच एटम कैरीज हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस है कि नहीं, ये क्वेश्चन करोगे और फिर तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है तो कितने कार्बन तक है। ऑर्बिटल कंटेन चार्ज, कौन सी ऑर्बिटल चार्ज कंटेन कर रही है। प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे पहले एटम देखोगे, फिर रेजोनेंस, फिर इंड्यूशन यानी इंडक्टिव इफेक्ट, और एंड में कुछ नहीं लग रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे। समझ आया? ट्रेंड समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या, पीरियड चेक कर लिया, सेम पीरियड से हाँ है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से जाओ, फिर सेम पीरियड से नहीं है तो क्या करोगे, तो हम करेंगे ग्रुप। ग्रुप में देख लिया सेम ग्रुप से नहीं है तो इसको हटाओ, रेजोनेंस लाओ। रेजोनेंस देख लिया, अरे ये तो यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है ही नहीं, पाई बॉन्ड है नहीं, तो अब क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर वो भी नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके आफ्टर एट द एंड हाइब्रिडाइजेशन तो लग ही रहा होगा, क्योंकि कंपाउंड है, कंपाउंड की कोई ना कोई हाइब्रिडाइजेशन तो होती ही है, तो उस हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से एट द एंड सॉल्व कर लो। क्लियर हुआ? बताओ मुझे, क्लियर हुआ? कैसे करोगे एसिड स्ट्रेंथ? अरे बाप रे। फिर बफर सॉल्यूशन, बाय द वे ये तो हो गया है बट फिर भी एक बार के लिए क्विक देखो, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस, इस वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस फंक्शन मेंटेन नियरली कांस्टेंट पीएच, यानी पीएच को रेजिस्ट करता है, बढ़ने नहीं देता, कम नहीं होने देता। एसिटिक एसिड और एसिटेट बफर CA3COOH और CA3COO नेगेटिव का मिक्सचर होगा। तो अगर यहाँ पे इसको एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये H+ को रिमूव करेगा और बेसिक में ऐड करेंगे तो H+ डोनेट कर देगा, इस वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा, पीएच बढ़ेगा नहीं। अब हेंडरसन इक्वेशन यही है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log A माइनस और HA। ठीक है, यूज कहाँ है, बफर कैलकुलेशन में, pH डिटरमाइनेशन। ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये ऑलरेडी हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, फिर ब्लड बफर सिस्टम, नॉर्मल ब्लड की पीएच होती है 7.4। अब बफर सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और बाइकार्बोनेट सिस्टम के अंदर C2CO3, वहां से HCO3 सॉरी H2CO3 से HCO3 माइनस प्लस H+, तो ये क्या है बेटा, डिसऑर्डर्स या फिर एसिड सॉरी एसिडोसिस बोला जाएगा। यहाँ पे पीएच जो है वो लेस देन 6.8 रहेगा। एक्सेस एसिड है तो एल्केलोसिस है तो ये एक्सेस बेस, ये पीएच रहेगी तो एक्सेस में एसिड है तो एसिडोसिस बोला जाएगा। और यहाँ पे पीएच अगर इतनी रहती है तो एक्सेस बेस है तो उसको, क्योंकि बेस को हम अल्काइल भी बोलते हैं तो इसे बोला जाएगा एल्केलोसिस। नाउ एस्पिरिन,
एस्पिरिन पता है ना, एस्पिरिन डिस्प्रिन, इस पे तो बहुत चर्चा हुई थी एक दिन, कौन से क्लास में हुई थी वो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमने तो पूरा वीडियो देखा था एस्पिरिन डिस्प्रिन वाला, है ना। एस्पिरिन हेडेक, यस, देखो कैसे याद आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे एस्पिरिन इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ionized carboxylate form and belong to NSAIDs non-steroidal एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ये वही है कि भाई हेडेक हो रहा है तो उसकी जो पिल है उसको बोला जाता है डिस्प्रिन, बट उसमें एक्चुअल जो है वो एस्पिरिन होता है। और वो भी कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, ईथर और आई गेस मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख पाऊं, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हेडेक, यस, और यहाँ पे उसके ऑर्थो पे या फिर ये ऑर्थो पे क्या ईस्टर, हाँ ईस्टर, C डबल बॉन्ड OR- या फिर H, ऐसा कुछ है, ठीक है। R- ऐसे तो CH3 ही होना चाहिए, CH3 ही होगा आई गेस। तो ये है एस्पिरिन, इसका यूज होता है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के तौर पे, अगर हमें कहीं पे भी पेन हो रहा है तो पेन किलर, स्पेशली हेडेक किलर के लिए इसका यूज होता है। नाउ स्टेरिक इनहैबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं SIR इफेक्ट, डेफिनेशन क्या है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रिवेंट प्रॉपर ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल। अब ये बहुत बार तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। पर ये पहले सिलेबस में था, अब सिलेबस से हट गया है, लेकिन तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चंस आते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या, कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टर्म पूछ लेता है, ये जैसे हमने थोड़ी देर पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए यूज किया ना, वैसे यहाँ पे इसका यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, ठीक है। सो रिजल्ट यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस डिक्रीज, यानी लॉन पेयर बिकम मोर अवेलेबल एंड बेसिसिटी इंक्रीज, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही वहां पे क्या हो जाएगा, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 2,6 डाई मिथाइल एनिलिन इज मोर बेसिक देन एनिलिन बिकॉज रेजोनेंस इज हिंडर्ड, यहाँ पे NH2 और इर्जर लेते हैं, ऐसा है। और ओके, वी देव ठाकर, ओके, चलो यहाँ पे समझो क्या लिखा है बेटा, लॉन पेयर बिकम मोर अवेलेबल एंड बेसिसिटी इंक्रीज, और इस वजह से दिस इज मोर बेसिक देन एनिलिन। अब एनिलिन जो है उसका कैरेक्टर पार्शियल एसिडिक होगा, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस, बट जैसे ये ग्रुप यहाँ पे आता है, जैसे ये ग्रुप यहाँ पे आता है तो अब यहाँ पे वैकेंसी नहीं रहती, वैकेंसी नहीं रहती मतलब अब और ज्यादा अवेलेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉन की पेयर कहाँ कहीं पे जा सकती है ज्यादा, इस वजह से ये जो है हमें क्या मिलता है यहाँ पे, ये जो है ज्यादा बेसिक देन this. Now important pKa, ये याद नहीं रखना है पर दिया है जिससे हम ट्रेंड बना सकते हैं अपने दिमाग में। सेम हमारी एनसीईआरटी में भी तुम देखोगे, 12th की एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर में तुमको पीके का ट्रेंड दिया होगा, पीकेबी का ट्रेंड दिया होगा, तुम्हें याद नहीं रखना है लेकिन तुम्हें ट्रेंड याद रखना है, क्योंकि पूछा ट्रेंड जाता है, वैल्यू नहीं जाती है कभी भी पूछे। और यहाँ पे मैंने ट्रेंड के हिसाब से ही अरेंज करके दिया होता है, यानी कि अगर हम बात करें पीके की, सो HCl एसिडिटी की किसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो HCl H2SO4, और HNO3 भी आना चाहिए था यहाँ पे आ जाएगा HNO3, बट फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, फिर टर्मिनल अल्काइन जो एंड पे रहता है, उसके आफ्टर अमोनिया, एल्कीन और देन एल्केन,
क्लियर है? यानी कि ये तुम्हें याद रखना है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ। वैसे तो तुमने 3 स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े हैं आज तक, HCl, H2SO4 और HNO3। उसके आफ्टर फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, वाटर, अल्कोहल, अल्काइन, अमोनिया, एल्कीन और एल्केन। तो ये ट्रेंड से पूछा जा सकता है। अब है ना, थोड़ा एक काम करो, मुझे इसके बाद वाला टॉपिक भी पढ़ाना है, तो वैसे तो समझ में आ जाएगा बट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे तो स्क्रीनशॉट लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, मैंने भेजा है तुम लोगों को ये वाला PDF भी टीचमेंट पे, वहां पे ये सॉल्व कर लेना। तुम्हारे पास अब है, वैसे तो छुट्टी है, बीच में संडे की आ रही है तो वहां से कर लेना। पहले बताओ मुझे, क्या तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर हुआ? तुमको टीचमेंट पे भेजा गया है, सॉल्व करना। ये सारे के सारे ही स्ट्रेंथ वाले हैं, देखो सारे ही स्ट्रेंथ वाले हैं। कौन सबसे ज्यादा एसिडिक, कौन सबसे ज्यादा बेसिक, बस वही चीज मैंने पूछी है यहाँ पे। और जो कॉन्सेप्ट लगाने को बोला है वही लाइन में लगाओगे। क्या क्लियर हुआ बताओ मुझे? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? और टेंशन मत लो, अगर कोई क्वेश्चन हो रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे यहाँ पे कैसे पूछूं, और तुम्हारे पास मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं है और तुम नहीं बता पा रहे हो, तो हम जब ऑफलाइन मिलेंगे तब पूछ लेना, ठीक है? ओके, चलो नाउ पढ़ रहे हैं आइसोमेरिज्म। एसिडिक स्ट्रेंथ अगेन एक बार समझा दूं क्या था वहां पे। अगर सबसे पहले देखेंगे, क्या ये सेम पीरियड से है? हाँ वही, क्या सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या ये सेम पीरियड से है? अगर सेम पीरियड से है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डोमिनेंट करके उससे स्ट्रेंथ लिख लो। उसके आफ्टर नहीं, ये सेम स्ट्रेंथ सेम पीरियड से नहीं है तो ग्रुप चेक करो, क्या ये सेम ग्रुप से है? अगर सेम ग्रुप से तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर सेम ग्रुप से नहीं है तो फिर आगे क्या चेक करना है? रेजोनेंस। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड है? अगर पाई बॉन्ड है, रेजोनेंस हो रहा है, तो जितने जिसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना उसका एसिडिटी ज्यादा, ठीक है? उसके आफ्टर क्या करेंगे, ये चेक करने के बाद नहीं यार यहाँ पे तो पाई बॉन्ड भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, तो अब फाइनली क्या करेंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेंगे। जिसका जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन मतलब sp आएगा, जितना ज्यादा, मैम मेरा नाम ले लो एक बार, इजी आर्ट एंड क्राफ्ट। बेटा नाम मुझे पता ही नहीं है, तुम्हें कैसे तुम्हारा नाम लो, तुम बताओ तो नाम ले सकती हूँ, ठीक है? तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे फाइनली उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ लिख देंगे। अच्छा आर्यन, ओके आर्यन, ओके। और अगर यहाँ पे पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ, तो भाई हमने जो पढ़ा है उससे उल्टा कर दो। क्लियर हुआ बताओ मुझे?